दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ में जो शारीरिक समस्याएं होती हैं उनका आयुर्वेदिक पद्धति से क्या इलाज है। बहुत सारी समस्याएं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बढ़ती चली जाती हैं। आज इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर आर.बी. पाठक जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो बहुत कॉमन है कि बढ़ती उम्र के साथ में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आयुर्वेद को हम अपनी रसोई से भी जोड़ के देखते हैं, तो आखिर क्या करें कि बढ़ती उम्र के साथ ये जोड़ों का दर्द आपको सताए नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके लिए सबसे पहले तो रसोई की जो आप बात कही है, तो रसोई की चिंता, इसका मतलब आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और कहा गया है भोजन में खडरस होना चाहिए। खडरस मतलब 6 तरह का रसों का उसमें समन्वय होना चाहिए। उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो कहा जाता है अम्ल, मधुर, लवणाय और कटु तिक्त कषाय। मधुर, इसका मतलब भोजन में मधुर रस की भी आवश्यकता है, जो आप मीठा समझते हैं। मीठा में शक्कर, चीनी की आवश्यकता नहीं है। आज बिगड़ी हुई मानसिकता आपके सामने परोसी जा रही है। चीनी से परहेज करें। मधुर का स्वाद तो आपको गेहूं में भी मिलता है, चावल में मिलता है, अन्य भोज्य पदार्थों में मिलता है। तो मधुर का लगभग आंशिक और अल्प तत्व मिलता है। मधुर और अम्ल भी भोजन में होना चाहिए। अम्लीयता की आवश्यकता है, जैसे नींबू का रस, दही या ये सब चीज़ों की आवश्यकता है जो अम्ल हो, अम्लीयता हो, लिए हुए हो। और फिर लवणाय, लवण जो है, लवण की आवश्यकता है। कहा गया है लवण के बिना सारा व्यंजन फीका होता है। अगर लवण नहीं तो जीवन ही सूना सूना लगता है। तो ये 3 तो प्रमुख हैं। उसके बाद चाहिए कटु, तिक्त, कषाय। कटु भी होना चाहिए। कटु का मतलब त्रिकटु कहा गया है। सौंठ, पीपर, मरीच, जिसको गोलकी कहते हैं, काली मिर्च कहते हैं जी। तो सौंठ आदि का, अदरक का सूखा हुआ प्रारूप है, तो अदरक भी लिया जा सकता है, लेना आवश्यक है। कटु में ये हुआ। तिक्त माने तीता, ये आपको कड़वा भी, करेला भी समझ सकते हैं वो। और फिर ये आपका तीता मिर्च का भी प्रारूप है। वैसे तीता तो आपको कटु हो ही गया हो, मिर्च का जो समावयन उसमें है वो हो ही गया। तो कटु, तिक्त, कषाय मतलब आंवला का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये 6 रस भोजन में आवश्यक है। अगर 6 रस में एक रस भी कम गया तो समझा जाए, एक रस का मतलब चरक संहिता में बताया गया है कि एक रस का अभाव आपको 100 व्याधियों को आमंत्रण देता है। बढ़िया से समझने की आवश्यकता है कि हम लोग भोजन पर अगर ध्यान दें तो लगभग हम लोग पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेंगे जी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जोड़ों के दर्द में बहुत ही उपयोगी है। और विशेष रूपेण देखा जाए, जैसे आपने कहा कि किचन से संबंधित, रसोई से संबंधित ही कुछ वैसी औषधियाँ हों जो जोड़ों के दर्द में लाभकारी हो, तो 2-3 बिंदुओं पर मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हर रसोई में अजवाइन मिलती है जी। अजवाइन को प्रतिदिन
इंसान अगर 1 चम्मच अजवाइन उस पर काला नमक 1 चुटकी ले और गुनगुने जल से उसको ले भोजनोत्तर, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे ये वातव व्याधियों का निशारण होगा। गैस नहीं बनेगी, और गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं बनेगा, कब्ज नहीं बनेगा तो ये जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी। दूसरा है, आपके आसपास में है एरंड के पौधे मिलते हैं, एरंड जिसको रेड़ी का कहते हैं, जैसे रेड़ की प्रधानता बहुत जगह है, तो रेड़ी का विधान है, चाहे तो रेड़ी का तेल 1 चम्मच कम से कम मास में 1 बार जरूर गोदुग्ध अपने आप में अमृत है, लेकिन एक बिंदु मैं कहना चाहूँगा कि गोदुग्ध आज गायें हमारी क्या कहा जाए विलुप्त प्राय हो गई हैं। गायें, भारत की गायें देशी गायें होती थीं जो अधिक से अधिक 1 शेर से 2 शेर तक दूध देने की क्षमता थी, लेकिन आज एक उस गाय का नाम हो गया है जर्सी। जरी सी गाय की आकृति है, वो जरी सी है, वो है नहीं। आज अमेरिकन वैज्ञानिक ये बोलते हैं, वहाँ के रिसर्चर लोग बोल रहे हैं कि मिल्क फूड आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर, सुने होंगे कहीं कहीं। जी। मिल्क फूड कौन? वही जर्सी की गायें जो हैं, वो उनके दूध के अगर हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं तो वो अहितकर हैं, कभी भी स्वास्थ्य को नहीं सुधारेगा। और हमारी गौ माताएं जो देशी गायें हैं, उनका अगर 1 बूंद भी अगर है तो समझा जाए कि वो 10 ग्लास के बराबर है, कहने का मतलब उसको लिया जाए। और जीवन में कहा गया है 3 तरह की विशेष प्रधानता पर ध्यान देना चाहिए। 3 और 5, 3, 5 और 6 की विधानता है। वो विधान क्या है? 3 में त्रिकटु हुआ, और 3 से होता है त्रिफला, आंवला, हरे, बहेरा। तो ये इसको त्रिफला को लिया जाए, त्रिकटु को लिया जाए, और फिर 5 जो मैं बोला, 5 में एक आता है पंचामृत, जो भगवत पूजन में भी आप पंचामृत लेती होंगी या हमारे दर्शक श्रोता सभी लेते हैं, लेकिन वो विधान है पंचामृत का, न कि जर्सी गाय का विधान नहीं है, देसी गाय का विधान है। सबसे पहले उसमें 5 जो अवयव मिलाए जाते हैं वो है शहद, मधु, उसके बाद गुड़, उसके बाद फिर दही, गोदुग्ध है, जर्सी दूध नहीं, गोदुग्ध है, और गोदधि है, और घृत है। तो ये सभी चीज़ें 5 चीज़ की आवश्यकता होती है, ये 5 चीज़ मिलाया जाए। लोग उसमें क्या कहा जाए, ज्ञान की अतिशयता समझें या ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझें, केला मिश्रण कर देते हैं। तो केला का मिश्रण करना उसमें यथोचित नहीं है। अपने आप में पंचामृत है, वो अमृत जो आपके लिए जीवन के लिए हर तरह से स्वास्थ्यप्रद है। तो ये 5 चीज़। और दूसरा 5 में आता है वो, ठीक है, तो इन चीज़ों की आवश्यकता है, भोजन में लेने का विशेष प्रयास करें तो हमें उम्मीद है ये जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। रेड़ी का तेल लिया जाए, रेड़ के पत्तों को अगर जोड़ों में बांधा जाए, गर्म करके तेल से सेंक लगाया जाए, टंकोर लगाया जाए, तो निश्चित रूपेण जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलेगी। डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र के साथ एक और सबसे बड़ी समस्या होती है जिसको कि भूलने की बीमारी कहते हैं या डिमेंशिया बोलते हैं जी। तो क्या करें जैसे ही उम्र बढ़नी शुरू हो, खान पान में क्या बदलाव करें कि डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम हमारे तक पहुंचे ही नहीं, या अगर डिमेंशिया आ गया है, भूलने की बीमारी आ गई है, या वक्त के साथ हम भूलने लग गए चीज़ों को, तो वापस हम रिकवर कर सकें? जी, बहुत अच्छा आपने पूछा है। आज यह लगभग 50 के बाद 60 उम्र पार करते करते लगभग ये बीमारी आ ही जाती है, यह रोगग्रस्त हर इंसान हो जाता है। यह है क्या, पहले मैं बोला
कि संतुलित आहार का अभाव, हर इंसान उससे ग्रस्त है, उस अभाव से, क्योंकि हर कुछ प्रतिदिन न तो पोक्त दूध ले पाता है, न दही ले पाता है, न शहद ले पाता है, और न हरी पत्तियों की सब्जियां ले पाता है। हरी पत्ती लिए तो धनिया की धनिया पत्ती नहीं ले पाता है। मतलब कहने का मतलब यथेष्ट भोजन जो सांगोपांग होना चाहिए दुर्लभ हो गया है। एक तो महंगाई की दुर्दशा है और दूसरे लोगों में अज्ञानता का अभाव। किसी तरह से उदर पूर्ति का ध्येय होता है, हर हाल से पेट भरना है, जल्दीबाजी में हमें जाना है तो जैसे तैसे भोजन करके चला जाना है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले डिमेंशिया, जिसको मनभ्रंश कहते हैं, मनोभ्रंश, मतलब स्मृति का लोप होना शुरू करता है। ये खास करके स्नायु मंडल की विकृति है और इसको सुधारा जा सकता है। मुलेठी का नाम सुनी होंगे, बहुत सारी रसोइयों में हमारी दादी नानी मामाएँ रखती थी और वो मुलेठी बच्चों को खांसी में भी देती थी। और मुलेठी का असर दूसरे तरह का है। थोड़ा सा मुलेठी, एक चुटकी चूर्ण अगर शहद के साथ लिया जाए और उसके बाद दूध लिया जाए, हो सके तो घृत अगर मिलाकर लिया जाए तो निश्चित है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। दूसरे, एक कहा जाता है, एक पौधा है आपके आसपास में भी मिलता ही है, वो ब्राह्मी, बच और ये अश्वगंधा का नाम सुनी होंगी। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो शक्तिदायिनी तो है ही हैं, साथ साथ मनोभ्रंश की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देती। अगर हो भी गया यह रोग, इस बीमारी से छुटकारा दिलाने की अदम्य क्षमता है इन सबों में, तो इसको लिया जाए। प्रतिदिन जरूर ये काली मिर्च का सेवन जरूर करें, अगर हो सके तो ये घृत के साथ या शहद के साथ, तो इससे मुक्ति मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अभी एक बहुत कॉमन समस्या और हो रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो होती है, जिसको प्रोस्टेटिस भी बोलते हैं जी। कौन सी ऐसी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है खान पान में जिससे कि ये समस्या उत्पन्न ना हो? अगर उत्पन्न हो गई है तो हम क्या करें जिससे कि इस समस्या को एक बड़ा रूप बन के बड़ी बीमारी ना बनने दें? बहुत अच्छा, बात सही है। ये सबसे पहले रोग होता क्यों है? ये प्रोस्टेटाइटिस जो है, ये पौरुष ग्रंथि में सूजन आ जाना, ये सूजन आंतरिक स्तर पर होता है, इसको महसूस किया जाता है, लेकिन महसूस करने का तरीका है वो महसूस किया जाए। अगर नहीं महसूस हो, विशेष जब व्याधि बढ़ जाती है तो उसमें पूय आता है, माने पीव का वो पीव का स्राव होता है। तो ये स्थिति ऐसी भयानक होती है कि ध्यान नहीं दिया जाए तो यह रोगाक्रांत शरीर इस कदर हो जाता है ग्रस्त, जो कोई काम का नहीं रह पाता। एक तो पौरुष ग्रंथि के अभाव में उससे जो मूत्र संबंधी विकार है, प्रमेह संबंधी विकार, ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो इसका निदान केवल और केवल है गोक्षुरा का नाम सुने होंगे, गोखरू का नाम। तो ये गोखरू जरूर लिया जाए, ऐसे पंसारी की दुकान में मिलती है। गोक्षुर 1 चम्मच रात्रि में फूलने दिया जाए और उसका सुबह में छान कर वो ले लिया जाए। अगर गरमाया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी लिया जा सकता है। और गोक्षुरा और साथ साथ चंद्र प्रभावटी, ये जो रोग है, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे एक सामान्य आहार जो पोषक आहार लेते हैं उसमें और एक औषध में अंतर यही होता है कि औषधियाँ खास करके किसी रोग विशेष के लिए ही बनाई जाती हैं, और पोषक तत्व हैं जो हम आप प्रतिदिन लेते हैं या न लेते हैं, जो लेना चाहिए उससे संबंधित है। तो ये आवश्यक है, लेना जरूरी है। अगर लिया जाए
तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक इससे शांति मिलती है, रोग मुक्ति मिलती है, बहुत अच्छा इससे लाभ होता है। यह अपने जीवन में मैं देख चुका हूँ, अपने रोगियों के प्रति मैं इसको प्रयोग किया हूँ, स्वतः मैं भी उससे ग्रस्त था, आज बिल्कुल मैं अपने आप को स्वस्थ समझता हूँ। तो ऐसा होता है, ये विकृति आती है, शरीर है तो शरीरम व्याधि मंदिरम, बहुत सारे व्याधियों का यह मंदिर है, और मंदिर है तो इसका पुजारी तो स्वयं ही बनना पड़ेगा जी। ऐसा है। महिलाओं में एक और क्या समस्या आ रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के पड़ाव पे प्री मेनोपॉज स्टेज जो बोलते हैं हम, प्री मेनोपॉज स्टेज और पोस्ट मेनोपॉज स्टेज जो है, ये इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ना, जहाँ महिलाएं मूड स्विंग होती है, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ों से गुजरती हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में हैं जिनको अगर वो रेगुलरली इस्तेमाल करती हैं तो ये वाला जो फेज़ है जो कि आना ही है हर स्त्री के लाइफ में, उसको वो बहुत आराम से बिना नुकसान के निकाल सकें? जी, बहुत अच्छा। आप सुनी होंगी, स्मरण होगा, जब भी प्रसव होता था तो प्रसव काल में लोग हल्दी बनाकर खिलाती थीं, हमारी दादी नानी माँ ये सभी खाती थीं, खिलाती थीं और सबों को सलाह देती थीं। और बतीसा वगैरह का नाम सुनो, ये सभी औषधियाँ हैं। ये सभी नहीं देने के कारण ही ये सब स्थितियाँ पैदा होती हैं। दूसरी बात, एक उम्र के पड़ाव पर आने पर, मतलब आयुर्वेद बताता है 45 से 50 के बीच के फासले में कभी भी यह रोग मोनोपोज का आ सकता है, जिसको कहते हैं रजोन वृत्ति। उससे निवृत्त हो जाना ये बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, यह प्रकृति का नियम है और उस नियम का अनुपालन तो प्रकृति करती है। लेकिन जो कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाइयों का भुक्तभोगी रोगिणी होती हैं और उसके लिए यह विशेष तैयार रहने की आवश्यकता है। क्या कि अपने स्वास्थ्य के प्रति उनकी सजगता ही उनको सफलता दिलाएगी। वो है क्या कि भोजन में विशेष रक्त बने, इसके लिए भोज्य पदार्थ में विशेष उसकी आपूर्ति की जाए। जैसे लौह तत्व, लौह तत्व और कुछ नहीं, लौह तत्व अगर चाहें तो ऐसे भी पहले भोजन कैसे बनते थे, लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाई जाती थी जी। और लोहे की कढ़ाई में बनती थी तो जितने देर लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जी गर्म रही, ठंडे होने के बाद उसको उतारा गया, तब तक लौह तत्व उसमें मिल गया। लौह तत्व मिल गया, फॉलिक एसिड मिल गए, तो फिर उससे होता था क्या कि रक्ताल्पता की पूर्ति होती थी, खून की कमी नहीं हो पाती थी। मासिक चक्र तो होना ही होना है, हर 30 दिन के आसपास में, किसी को 28 दिन, किसी को 26 दिन, किसी को 27 दिन, ये होता ही है। लेकिन जितना श्राव होता है उसकी भरपाई नहीं लोग कर पाते हैं। न तो पुरुष संवर्ग उस पर सचेत रहते हैं, न महिलाएं जो स्वतः उससे ग्रस्त हैं वो भी नहीं होती। छोड़ो, ये तो नियति का विधान समझते हैं। तो ये जो है यही लापरवाही विशेष मोनोपोज की स्थिति में विकृति पैदा करती है। और अगर सावधान रहें तो मैं समझता हूँ कि ये सब स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर उस समय से बचने के लिए, उस विकृति से बचने के लिए, जैसे अशोकारिष्ट लिया जा सकता है, ये रोग के निवारण के लिए है। साथ साथ भोजन में जीरा का विशेष महत्व है। ये जो आप बताएं कि दर्द वगैरह होता है तो जीरा और सौंफ और अजवाइन, तीनों को, ये तो हर के किचन में उपलब्ध रहने वाली बात है, तीनों को एक एक चम्मच अगर एक गिलास में डाला जाए और सुबह उसको औंटाकर लगभग आधा किया जाए, हो सके तो 1/4 कर दिया जाए और उसको गुनगुने गुनगुने सिप किया जाए, तो मोनोपोज का विकराल स्थिति में भी
कोई शारीरिक वेदना नहीं होगी, न कोई पीड़ा होगी, न उससे कोई जो विकृति महसूस होती है शारीरिक स्तर से हरास, ये नहीं होगी। इससे मुक्ति मिलेगी। इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हमारी बहनें, हमारी जो भी कन्याएं हैं, सभी इससे लाभ लेंगी, अच्छा रहेगा। जी। एक और समस्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यूरिन होल्ड कर पाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जी। तो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अक्सर ये देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ में कभी खांसी हुई या छींक आई और यूरिन लीक हो गया, या आपको बहुत तेज़ प्रेशर आया और होल्ड नहीं कर पाए। इस समस्या को कैसे बच सकते हैं उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो, और अगर उस पड़ाव पे आ भी गए हैं तो क्या आयुर्वेद में ऐसी पद्धति है, चिकित्सा है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ से बचा सके? बिल्कुल सही बात, सही प्रश्न आपने किया है। और इससे आक्रांत लगभग दोनों वर्ग हैं जी। स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों की स्थिति वही होती है। 45 के बाद की स्थिति लगभग विकृत हो जाती है। तो इस विकृति से बचने के लिए सबसे पहले तो खान पान पर ध्यान, एक बात देना है। दूसरी बात, मूत्र वेग को कभी भी रोकने की चेष्टा न की जाए। होता है क्या, जाना है, अभी महसूस हो रहा है, अच्छा थोड़ा सा ये काम कर ले रहे हैं, ये काम कर ले रहे हैं, अच्छा मैं तुरंत आ रही हूँ। मन ने मतलब इसका ये है कि अभी आवश्यकता है। वेग को कभी भी नियंत्रित आप नहीं कर सकते। अगर नियंत्रित करते हैं तो वह जंप करेगा और फिर वह दूसरी विकृति पैदा करेगा। तो कभी भी मूत्र वेग को, मल वेग को, छींक वेग को कभी भी रोकने की कुचेष्टा न की जाए। ये हमारी प्रार्थना है आप सभी दर्शकों से और आप सभी दृष्टा से कि इन बातों पर ध्यान दें। इसकी विकृति की ही देन है जो यूरिन लीक होता है। पेशाब ये अनैच्छिक रूपेण होता है। बहुत ऐसे रोगी हैं जो आते हैं, वो मेरे सामने ही, मेरी ही क्लिनिक में, और वो बताते हैं, बताते थोड़ा उठे आ रहे हैं, तब तक चूना शुरू हो गया, यहाँ से बाहर निकलते बूंद करके हो रहा है। तो ये अनैच्छिक मूत्र स्राव जो है, ये अपने आप में बहुत घातक यह रोग है, यह व्याधि है। इससे बचने की कोशिश की जाए। उसके लिए घरेलू चिकित्सा के तहत मैं चाहूँगा कि एक पुनर्नवा का नाम शायद सुनी होंगी। पुनर्नवा जिसका नाम ही है शरीर को नवीनता प्रदान करने की क्षमता। वो पुनर्नवा एक घास है, थोड़ी सी चौड़ाई लिए हुए होती है, वो जमीन के सतह से पसरी हुई होती है, उसकी आकृति वही है। दो तरह के पुनर्नवा होते हैं, श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा। दोनों बहुत अद्वितीय क्षमता का भंडार है। अगर प्रतिदिन लिया जाए तो ये अनैच्छिक मूत्र त्याग से भी मुक्ति मिलेगी। साथ साथ गोक्षुरा, जो अभी मैं बोला, गोक्षुरादि बटी मिलती है। अगर गोक्षुर नहीं लोग समझ पाते हैं तो गाय के खुर के सदृश उसके कांटे होते हैं और उसकी फली होती है। तो फल गाय के सगु, इसीलिए नाम रखा गया है उसका, हमारे मनीषियों ने रखा है गोक्षुरा। तो वह ऐसा है जो आपके मूत्र संस्थान को शोधन करने की क्षमता है। पुनर्नवा, गोक्षुरा, ये अगर दैनिक प्रतिदिन उसको लिया जाए तो इस रोग से मुक्त हो जाएंगी। लेकिन हाँ, मूत्र वेग पर नियंत्रण करने का प्रयास न किया जाए, इससे बचा जाए, इसके चलते ही ज़्यादा होता है। स्पष्टतः चरक संहिता में इसका निर्देशन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, समूह से कहना चाहूँगा कि इन बातों पर ध्यान दें। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी। जी जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है केमिकल चेंजेस होते हैं जी। बहुत संक्षिप्त में बताइए कि क्या वो 2-3 चीज़ें हैं जो हम अगर रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये केमिकल चेंजेस जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम सही रख सकते हैं? जी, इसके लिए त्रिकुटा का नाम मैं बोला, त्रिकटु क्या है? सोंठ, पीपर, मरीच।
ये प्रतिदिन भोजन में जो लेते हैं, कितना लेते हैं मैं नहीं कह सकता है। कोई 2 4 5 गोल मिर्च से भी काम चला लेते हैं, नहीं है तो काम चला लिए। लेकिन अगर विधानतः लिया जाए तो सौंठ, पीपर, मरीच, ये तीनों की समभाग स्थिति, अगर आधा चम्मच जो है तो आधा आधा चम्मच तीनों होना चाहिए। अगर मटराकार देखा जाए तो 4 मटराकार है तो 4 4 मटराकार ये सभी होना चाहिए। ये सबों को शहद के साथ अगर लिया जाए तो बहुत सारी विकृति नियंत्रित रहेगी, साथ साथ रासायनिक परिवर्तन ये नहीं होगा। दूसरा है क्या, ये च्यवनप्राश का नाम सुनी होंगी। तो च्यवनप्राश ये बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। इसको लिया जाए, महौषध हम कह सकते हैं। अगर ये लिया जाए तो जितने आंतरिक रासायनिक परिवर्तन हो, थायराइड या मोनोपोज के बाद या बहुत सारे जो आप बोल रही हैं केंद्रित वो भाव, उस पर बहुत ही नियंत्रण पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितने आसान तरीके से हमें बताया कि अगर हम अपनी रसोई पे सिर्फ ध्यान रखें, अपने खान पान पे ध्यान रखें, तो बढ़ती उम्र के साथ आने वाली समस्याओं को हम पूर्णतः नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। दर्शकों नमस्कार, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें और अपना मेरा ध्यान भी रखें। दर्शकों नमस्कार, जोहार। आप लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।